हाँ, उधर आएगा आज, उधर खंबे के पीछे। चलो, तो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। यहाँ ज्ञान की बात आपके लिए क्या है कि व्हेन द वन डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस एट द सेम टाइम अनदर डोर इज ओपन है। ये दूसरों के दरवाजे पे झांकने वाली चीज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे हैं। कौन से? हाँ, तो अपॉर्चुनिटी सही वाली अपॉर्चुनिटी को मानना है, गोल वाली है। वो वाली, वो ऐसे वाली अपॉर्चुनिटी नहीं भाई। है यू डर्टी माइंड। देखो, तो पर हमारी आदत क्या है, जो रास्ता बंद हुआ, दरवाजा बंद हुआ, उसी में देखते रहते हो, वो बंद कर दिया। आस पास झांकते नहीं है, आस पड़ोस में नजरें दौड़ानी है, कोई ना कोई खिड़की दरवाजा रोशनदान खुला मिलेगा है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि रोशनदान में से नहीं झांके। चलो, तो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे जिसमें कल अपन ने पढ़ लिए थे क्या क्या। डिनाइल सबसे यूनिवर्सल एंड, ध्यान से सुनो गधों, बातें ना करो अब, गधेड़ो सुन पा रहे हो? हाँ, देखा। हाँ, तो बातें ना करो। सबसे मोस्ट कॉमन और यूनिवर्सल डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका डिनाइल। कौन सा है? डिनाइल, नहीं ये हो नहीं सकता। फिर दूसरा आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में ब्लेमिंग अदर्स, खुद के नेगेटिव थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर दूसरे पे डाल देना, मैं नहीं वो, मैं नहीं तू, तू नहीं वो है, ये वाला है प्रोजेक्शन। वही रेशनलाइजेशन, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कैसे हैं? स्वीट लेमन एंड श्योर ग्रेप एटीट्यूड, किसका एग्जांपल्स आते हैं? रेशनलाइजेशन के आएंगे। सब्लिमेशन में सोशली एक्सेप्टेबल वे में कन्वर्ट करना है, ऐसे नेगेटिव थॉट, इमोशन, एक्शन को सोशली एक्सेप्टेबल में बदल देना है। वहीं डिस्प्लेसमेंट, लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे इमोशन ट्रांसफर करना है, एक्टिविटी ट्रांसफर करना है। सब्स्टिट्यूट किसका करोगे बे? हायर गोल का लोअर गोल से करोगे। वहीं कंपनसेट किसको करोगे कि किसी एक फील्ड में वीकनेस है, उसको दूसरे फील्ड में अच्छा करके कंपनसेट कर देंगे। पढ़ाई में नहीं समझ में आ रहा, स्पोर्ट्स में कर लो, पढ़ाई नहीं हो रही, बिजनेसमैन बन जाओ, कुछ तो कुछ कंपनसेट करना है। चलो, उसके आगे का देखें। डिस्टोर्शन का मतलब था डिस्टोर्ट करना, चीजों को अपने मन के अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश कर लेना, क्या कहलाता है? डिस्टोर्शन। ग्रॉसली रीशेपिंग द रियलिटी टू मीट द इनर डिमांड ऑफ ईगो, एक्सटर्नल रियलिटी को रीशेप कर देना। क्या करना है? रीशेप कर देना, अपने अनुसार उसका शेप दे देना, आकार दे देना, यानी कि बातों को अपने मन के अनुसार घुमा के अपने मन को समझाना, क्या कहलाएगा? डिस्टोर्शन कहलाएगा। टीपने पे मत रखो, पहले सुन लो। एग्जाम्पल, आवाज सही नहीं आ रही, क्या करें आवाज का बताओ? माइक भी एकदम मुंह के अंदर है, अंदर घुसा लूं क्या? अंदर घुसा हुआ तो आवाज आएगी, ऐसा होगा। एकदम देख रहे हो तुम, एकदम निशाने पे है, तो आवाज थोड़े कान को यूं यूं करे, आएगी है। चलो, एग्जाम्पल देखो आप, कि एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हुआ है, वो ये नहीं मान रहा है कि उसकी पढ़ाई कम हुई इस वजह से फेल हुआ, वो क्या मान रहा है? अपने मन को क्या समझा रहा है? हुँ? क्या कह रहा है? क्यों हुआ? क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। वो सिर्फ अपने मन को समझा रहा है, बाहर किसी को नहीं कह रहा है, किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को भी, दूसरे को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर किसी और को एक्सप्लेन कर रहा होता तो वो रेशनलाइजेशन हो जाता, किसी एक टीचर को ब्लेम कर रहा होता तो प्रोजेक्शन हो जाता। तो क्या हो जाता? प्रोजेक्शन हो जाता। तो यहाँ सिंपल सा है कि अपने मन को समझाना, अपने मन के अनुसार सिचुएशन को तोड़ मरोड़ के पेश करना, जिससे खुद का ईगो हार्ट होने से बच सके। ठीक है, आज ये अलग कुर्सी वाली कन्या कहाँ गई? आई नहीं? तो ठेले दो तो बैठे उसमें। अच्छा, अच्छा, उसको ठेलों ने घेर लिया है, स्टूल भी अलग है, कुर्सी भी अलग है। हम्म, हो गया। तो डिस्टोर्शन का मतलब है चीजें मन के अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश करना, ना किसी पे ब्लेम है, ना किसी और को एक्सप्लेन कर रहा है, खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा है। किसको? खुद के मन को समझा रहा है कि मामला क्या था। क्या था मामला? कि पढ़ाई नहीं हुई इसलिए फेल हुआ है, बट वो अपने मन को समझा रहा है कि पेपर बहुत टफ थे, क्वेश्चन बहुत टफ थे, घुमाए हुए थे, बहुत ज्यादा घुमा दिए। तुम लोग भी कहते हो एग्जाम देके निकलते, अरे यार कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाए थे, पूरे घुमा दिए हैं, और उस घूमे हुए क्वेश्चन ने तुम्हें घुमा दिया। हम्म? तो ग्रॉसली रीशेप करना, अपने मन के अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, क्या कहलाएगा? डिस्टोर्शन। जल्दी जल्दी हाथ चला ले, हाथ थोड़े तेज चलाएं भाई। कहां तक पहुंच गए? ग्रॉसली रीशेप करना, तो कितनी बार बोलूं? चीजों को अपने मन के अनुसार तोड़ना मरोड़ना, और अपने ईगो के अनुसार मन को समझा देना कि ये ऐसा इसलिए हुआ है, एक्चुअल कारण अलग है, बट वो अपने मन के अनुसार रीजन देके मन को समझाएगा। ठीक बात है। चलो, ओ, ई का हुआ है? बैटी इज एंग्री विथ मैट, मतलब तुम गधे होशियार हो यार क्या? है? क्यों? हाँ, मेरी तरह गधे हो ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? बेटी एक्चुअल में गुस्सा है किससे? मैट से, बट अभी उसके साथ बिहेव ऐसा कर रही, कैसी हो दीदी, है कैसी हो दीदी वाला है। एक्चुअल में मन में बहुत गुस्सा है, नफरत है, बट सामने कैसा?
दीदी कैसी हो? हाँ वही, दीदी कैसी हो दीदी, है। तो ध्यान रखना है, जब भी हम जैसा फील करते हैं उसका अपोजिट बिहेव करेंगे तो रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाएगा। वहीं डिनाइल नहीं, ये हो नहीं सकता। नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ और रियलिटी, नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ और रियलिटी। रैशनलाइजेशन, रैशनल देना, लॉजिकल रीजन देना, एक्सक्यूज देना, क्या कहलाएगा? रैशनलाइजेशन। सब्लिमेशन का मतलब है सोशली एक्सेप्टेबल वे में कन्वर्ट कर देना। अनएक्सेप्टेबल एक्शन, इमोशन और फीलिंग को सोशली एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तुमको कौन सा याद है? कौन सा याद है? हाँ, सिर्फ सोचने से नहीं याद है, उसने किया क्या ये नहीं पता। हाँ, अनडूइंग, अनडू कर देना। डू और अनडू का मतलब क्या होता है भाई? डू यानी कुछ काम को करना, और उसको अनडू कर देने का मतलब क्या है? अनडू कर दिया मतलब क्या किया? मिटा दिया। जैसे कंप्यूटर में फंक्शन होता है, कुछ आपने डिलीट किया, उसको वापस अनडू करोगे तो जो डिलीट किया वो वापस आ जाएगा। तो वैसे ही ये जिंदगी में मिस्टेकों का अनडू करना है। कैसे? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड सुबह सुबह उठा और भयंकर गालियां दी वाइफ को और लड़ लड़ा के ऑफिस चला गया। फिर दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे टिफिन खोला, तो भी वाइफ ने टिफिन डाल के दिया कि भूखा रहेगा। टिफिन खोला, बैठे बैठे सोचा अरे यार बेचारी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, फालतू ही। रियलाइज करेगा गलती, तो शाम को आते वक्त उसके लिए क्या लाएगा? हाँ, गुलाब का फूल। क्या करेंगे? गुलाब का फूल काम का नहीं है, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, तो कुछ काम की चीज ला सकता है, आइसक्रीम, चॉकलेट, गिफ्ट है, छन छन कुछ भी ला सकता है। ठीक है, तो भूल सुधार है। अनडूइंग इज जस्ट भूल सुधार करना। एक्सीडेंटली हम भीड़ में चल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी में किसी में से टकरा जाता है या पैर पे पैर आ जाता है, अपने मन से क्या निकलता है? सॉरी। ये सॉरी क्या है? अनडू है, क्योंकि हमने मिस्टेक हुई है हमसे, हम उसको सुधार रहे हैं, हम उसको सुधार रहे हैं। सडनली एक्सीडेंटली किसी के अंदर बम हो जाना, टकरा जाना, और ऑटोमेटिकली मन से निकलना है सॉरी, वो भी अनडूइंग है। क्या है? अनडूइंग। चलो, एक्ट विच इज डन टू नलिफाई ए प्रीवियस एक्ट। पहले जो एक्ट किया है उसको न्यूट्रलाइज करना है, नल करना है। एग्जाम्पल, इफ यू हर्ट समवन फीलिंग्स, यू माइट ऑफर टू डू समथिंग नाइस फॉर देम टू ऑसेज योर एंजाइटी और गिल्ट। किसी के खिलाफ अगर आपने किसी का बुरा कर दिया तो आपको गिल्टी फील हो रही है, तो अब आप उसके लिए क्या करना चाहोगे? उसका अच्छा करना चाहोगे, उसका अच्छा करोगे, यानी प्रीवियस मिस्टेक को ही सुधारना है। प्रीवियस मिस्टेक को ही सुधारना है। सिंपल वर्ड में बोले तो मेकअप फॉर मिस्टेक है। क्या बोलते हैं इसको? मेकअप फॉर मिस्टेक। दूसरा एग्जांपल, ए हस्बैंड ब्रिंग्स रेड रोजेस। दोगे किसको? रेड रोजेस और फ्लावर फॉर वाइफ आफ्टर आर्ग्यूमेंट इन मॉर्निंग, आफ्टर आर्ग्यूमेंट इन मॉर्निंग। When we accidentally bumped into someone, we say sorry when accidentally bumped into someone। गलती से किसी से टकरा जाए, ऑटोमेटिक सॉरी निकलना अनडूइंग है। क्या है वो? अनडूइंग। तो अनडू करते रहिए, भूल सुधार करना बहुत जरूरी है। भूल सुधार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं? अरे करो, तभी सुधार आएगा ना। अरे भूल सुधार करोगे ही नहीं तो सुधार होगा कैसे? ये तो भूल की भूल हो जाएगी। अनडूइंग बहुत सिंपल सा डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको गलत करने की जरूरत ही नहीं है। कि प्रीवियस जो भी मिस्टेक हुई है उसको सुधारना है, प्रीवियसली जो भी मिस्टेक हुई है उसको सुधारना है। और ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ऑटोमेटिक माइंड अपना करवाता है, ऑटोमेटिक गिल्ट फीलिंग से बचाने के लिए करता है। क्या करता है? ऑटोमेटिक गिल्ट फीलिंग से। किसी का नुकसान पहुंचा दिया, बाद में फील होता है अरे यार बेचारे का बुरा कर दिया, तो फिर उसके लिए अच्छा करने का मन करता है। ये भी है, लड़ाई के बाद गिफ्ट लेना ये भी है, किसी से टकरा गए और सॉरी बोलना ये भी है। तो सॉरी बोल सकते हो तुम? हो गया लिखे? अरे हो गया, नहीं संघर्ष जारी है अभी। लिखो 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 भाई। तो पहला वाला था डिस्टोर्शन, जिसमें चीजें अपने मन के अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा था। यहाँ भूल सुधार रहा है। क्या कर रहा है? भूल सुधार रहा है। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैं बोलूं इधर देखो ना, ओ पहलवान,
मैं बोलूँ बता कौन सा है बेटा लास्ट में। देखो यहाँ लिखा है ए हस्बैंड ब्रिंग्स रेड रोजेस और फ्लावर फॉर वाइफ आफ्टर आर्ग्यूमेंट इन मॉर्निंग। दूसरी लाइन है वी से सॉरी व्हेन एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू समवन। अरे बम्प्ड का मतलब टकरा गए बे। अगला है अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म इज फीलिंग सेटिस्फाइड बाय हेल्पिंग अदर्स। फीलिंग सेटिस्फाइड बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके खुद सेटिस्फाइड फील होना। सोशल सर्विस करके सेटिस्फाइड फील होना। बताया था कल एग्जांपल कि सलमान खान भाई ने क्या किया था, दारू में पी के टल्ली होके गाड़ी चढ़ा दी थी, रोड साइड पे सो रहे थे फुटपाथ पे लोग, मर गए थे 7-8 लोग। तो उसके बाद सलमान ने बनाया एक एनजीओ बीइंग ह्यूमन, नाम क्या दिया बीइंग ह्यूमन। अब वो सोशल सर्विस करता है उसके थ्रू, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, अनाथ को गोद लेता है, गरीबों की शादियां करवा रहा है, ये वो जो भी है। तो गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए क्या कर रहा है, सोशल सर्विस कर रहा है। वही है आपका एल्ट्रिज्म, सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड्स बाय हेल्पिंग अदर्स। एग्जाम्पल आपके सामने कि समवन रिकवरिंग फ्रॉम सब्सटेंस एब्यूज might volunteer to help other in recovering as the way to deal with drug craving। इसका मतलब क्या है, कोई भयंकर नशेड़ी है, बहुत नशा करता था, रोज ढोला मारू पीता था, है गांजा फूकता था, अब उसने छोड़ दिया है वो। तो अब क्या है, जो वो खुद नशा करता था उसको पता है नशे के कारण क्या क्या नुकसान हुए हैं। अब उस गिल्ट को दूर कर रहा है कैसे, दूसरों की मदद कर रहा है। मदद कैसे, जो नशेड़ी है उनको छुड़ाने के तरीके बता रहा है कि ऐसे छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया, ड्रग से कुछ नहीं है, नुकसान है, जिंदगी बर्बाद है, घर बर्बाद है। ऐसे उनको मोटिवेट करता है और उनकी हेल्प करता है ताकि वो भी नशा छोड़ दे। और तुम भी छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया है, अभी अभी नहीं छोड़ोगे तुम पे गांजेड़ी, चलो कोई नहीं छोड़ देना, वरना गांजा तुमको छोड़ देगा भाई। अल्ट्रुइज्म इज सेटिस्फाइंग इंटरनल नीड बाय हेल्पिंग अदर्स। सोशल सर्विस करके सेटिस्फाइड फील करना, दूसरों की मदद करके सेटिस्फाइड फील करना। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई अगर अल्कोहलिक है, कोई और नशा करता हो, पहले वो खुद नशा करता था, अब उसने छोड़ दिया है, तो वो दूसरों की हेल्प करता है नशा छोड़ने में, उनको एडवाइस देता है ऐसा करो कैसा करो तो नशा छूट सकता है। छोड़ दिया बेटा, शाबाश। तुमने नहीं छोड़ा, अच्छा और सुनिए यार का, ये क्या होता भाई, ये क्या है, हुँ? हो गया, होना ही था ये तो होना ही था एक दिन भाई। तुम बातें करते हुए किसी दिन बैठेंगे तुम्हारे साथ, है बेटा। हाँ बता रैशनलाइजेशन और डिस्टोर्शन में क्या फर्क है बे, बताओ भाई। रैशनलाइजेशन में सोशली एक्सेप्टेबल रीजन दे रहा है दूसरों को, सोशली एक्सेप्टेबल है। जैसे गवर्नमेंट क्या बता रही है, कोशिश करी पर अंगूर तक पहुंच नहीं पाई, क्या बोली हूँ, कौन खाता ये खट्टे अंगूर, हमको नहीं खाने। ये क्या है, लोग भी मान सकते हैं हो सकता है इसको नहीं खाना। नीट में कोशिश कर रहा है, 2 साल से ट्राई कर रहा है, सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या बता रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, करना ही नहीं, इतना कॉम्पिटिशन इतनी टफ लाइफ कौन करेगी, मैं नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बहुत स्कोप है उसमें। ठीक है, रैशनलाइजेशन है। वही डिस्टॉर्शन में अपने मन को ही समझा रहा है, किसी और को नहीं, खुद के मन को बता रहा है कि यार पेपर अच्छा नहीं था, किसी वजह से फेल हुआ हूँ, किसी और को नहीं बता रहा हूँ। रैशनलाइजेशन में सोशली एक्सेप्टेबल रीजन किसी और को दे रहा है, यही फर्क है। ठीक बात, चल आगे। अगला है आपका स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मैंने बताया स्प्लिट करे ना, डिवाइड करके। ठीक बात, चल आगे। अगला है आपका स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मैंने बताया स्प्लिट करे ना, डिवाइड कर देना। ऑल गुड ऑल बैड, ऑल आर गुड ऑल आर बैड। हीरोज अच्छे होते हैं, बहुत क्वालिटी है उसमें, तो वो हीरो है। विलन गुंडा है, गंदा है? गंदे काम करता है, गलत काम करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, नशा करता है, तस्करी करता है, इसलिए क्या है, विलन गुड है। तो किसी भी चीज को हम ऑल गुड और ऑल बैड में डिवाइड कर दे तो स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्प्लिटिंग। एग्जाम्पल, मूवीज में क्या दिखाया जाता है, हमेशा स्प्लिट किया हुआ है कि ऑल हीरोज आर गुड एंड ऑल विलन्स आर बैड। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑल और क्वालिटीज कोई नहीं देखता, यहाँ इंसान अपने परसेप्शन के अनुसार किसी को डिवाइड कर देना स्प्लिटिंग कहलाता है। तो तुम भी विलेन हो, ए विलन है, तुम रियल जिंदगी के विलन हो। हम्म, ये तो रियल जिंदगी है, तुम्हारी वाली कैसी है, रियल वाली है ना। तुम विलन नहीं हो रहे, हीरो हो, हीरो। कोई नोट देखो, कोई नोट बैठा हो देखो, क्या कोयली बन गया क्या, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को गुड और बैड में डिवाइड कर देना स्प्लिटिंग कहलाता है। कंप्लीट उसकी क्वालिटी को असेस किए बिना अगर गुड और बैड में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है वो स्प्लिट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग द सिचुएशंस।
तो अभी तक आपने आज के तो 3 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े। पहला था, क्या था पहला? डिस्टोर्शन, तोड़ मरोड़ के अपने मन के अनुसार चीजों को पेश करना। रीशेपिंग द रियलिटी, रीशेपिंग द रियलिटी अकॉर्डिंग टू हिज और हर ईगो, के मन को जो अच्छा लगेगा वैसे ही अपने मन को समझा देना। दूसरी बात अनडूइंग, अनडू का मतलब होता है भूल सुधारना, मेकअप फॉर द प्रीवियस मिस्टेक, मेकअप फॉर द प्रीवियस मिस्टेक। उसके बाद क्या था? है अल्ट्रिज्म, सोशल सर्विस करके खुद की नीड को सेटिस्फाइड करना, दूसरों की हेल्प करके, है गरीबों की हेल्प करके। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, एक आदमी था, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, बचपन में बहुत गरीबी देखी है, खाने को पैसे नहीं, कपड़े नहीं, ढंग के फटे हुए कपड़े, उस पे कारी लगाई हुई हुआ करती थी, पुराने जमाने में पहनते थे, आपने नहीं देखी होगी शायद। पुराने जमाने में स्कूल की यूनिफॉर्म अगर फट जाती थी, निकर घिस घिस के, तो क्या करते थे, नहीं थोड़ी लाते निकर, जहां वो गोद छेद हुआ उसके अंदर एक दूसरा कपड़ा लगा दिया जाता था ताकि वो छेद ढक जाए, वरना तो लाइटें दिखेगी, तो वो छेद को ढक देते थे, कारी लगा देते। ऐसा कपड़ा पहनता था बचपन में बेचारा। अब वो बड़ा होकर उसने बहुत मेहनत करी और उसके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा है, तो अब वो क्या करता है, अब वो गरीबों को पैसे दान देता है, गरीबों को पढ़ाता है, फ्री में पढ़ाने के लिए पैसे देता है, तो उसको पता है गरीबी कैसी थी। तो वो भी क्या है कि खुद पे जो बीती थी, अब वो दूसरों की सोशल सर्विस करके जो खुद का दुख है उसको कवर कैसे कर रहा है, दूसरों को अच्छा करके, दूसरों की हेल्प करके। वो किसका एग्जाम्पल है? अल्ट्रिज्म का। चलो, एक निर्मल बाबा हुआ करते थे, निर्मल बाबा देखा तुम निर्मल बाबा का दरबार? तो निर्मल बाबा जी टीवी बताई हूँ, बाबा जी मेरे ये नहीं हो रहा, बाबा जी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बाबा जी मैं क्या करूं, बाबा जी कोई उपाय बताओ। बाबा जी पहले वो सोचते हैं, अच्छा हाँ, ये समोसा क्यों आ रहा है, ऐसे पूछता है, ये समोसा क्यों आ रहा है? जी बाबा जी, समोसा कब खाया था लास्ट टाइम, ऐसे पूछता है वो, कि बाबा जी अभी 5 दिन पहले ही खाया। चटनी ली थी हरी वाली? जी बाबा जी। एक्स्ट्रा मांगी थी? एक्स्ट्रा 2 चटनी। नहीं मांगना, गरीबों में समोसे बंटवाओ जाओ, ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा जी उपाय बताते हैं। ये नींबू क्यों आ रहा है, नींबू, गरीबों में नींबू पानी पिलाओ, समस्या ठीक हो जाएगी। तो वैसे ही तुम्हारे समोसे हैं, समोसे बंटवाने पड़ेंगे। तो कितने खुश हुए, मैं नहीं बंटवाऊंगा तो तुम्हें बंटवाना है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट कर लिया, आगे आने वाली समस्या का अभी से प्लान कर लेना। हमको पता है आगे एग्जाम आएंगे 6 महीने बाद, अब रोज पढ़ाई करनी है, वरना लास्ट का जब 1 महीना बच जाएगा और सारा सिलेबस बाकी रहेगा तो परेशान हैरान हो जाओगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करोगे, अभी से थोड़ा 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 पढ़ते रहोगे ताकि एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं आए। ये भी एंटिसिपेशन है। दूसरा एंटिसिपेशन की बूढ़े होंगे भाई साहब, हार्ट अटैक भी आएगा, घुटने दर्द करेंगे, घुटने बदलाने पड़ेंगे, बुढ़ापे में अंधे बहरे हो जाएंगे, लेंस वेंस डलवाने पड़ेंगे, कान की चश्मा, आंख की चश्मा लगानी पड़ेगी। तो क्या करना है, पैसे लगेगा बहुत ज्यादा, तो अभी से हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। घर में बिटिया पैदा हुई, सुकन्या समृद्धि स्कीम ले ली, जब वो बड़ी होगी तो उससे अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो ये वाला सारा चीज है कि प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन एडवांस टू डील विद अनकंफर्टेबल इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। दूसरे वर्ड में लिखे तो बोलते हैं इसको क्या, कि एडवांस प्लानिंग फॉर कमिंग फ्यूचर डिफिकल्टीज। क्या बोलेंगे, एडवांस प्लानिंग फॉर कमिंग फ्यूचर डिफिकल्टी। अरे भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अभी से तैयारी कर लेना, प्लानिंग कर लेना। एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर कमिंग फ्यूचर। कमिंग फ्यूचर क्या है कमिंग फ्यूचर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। आगे फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यू आएंगे, उसको सोच के पहले से इंश्योरेंस ले लेना। या फिर एग्जाम नजदीक है, एग्जाम का प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड आ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना, अभी से तैयारी शुरू कर देना, एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। फिर अगला आता है आपका असाइटिज्म। असाइटिज्म का मतलब है जिंदगी से सारी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ छाड़ के झोला उठा के चल दिए। झोला उठा के चल दिए और बाबा बन गए। क्या बाबा बनेगा? अभी तो कुछ है ही नहीं, छोड़ेगा क्या? कोई बाबा ही है। पहले कुछ कमाओ तब छोड़ोगे ना बे, हैं? पहले कुछ कमाओ कि जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं त्याग करके बाबा बन जाएं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग, जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े महल, नौकर, ये वो सब, बहुत बड़ा बिजनेस, और जिंदगी के सारी मौज मस्ती ले ली। उसके बावजूद, मैं तो छोटा तुच्छ प्राणी हूं भाई, उसके बावजूद सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, शांति नहीं है, शांति की कमी है। तो इनर पीस कैसे आएगी, है? अरे वो वाली शांति तो बहुत मिली होगी, इनर पीस है वो शांति नहीं है, इनर पीस चाहिए, अंदरूनी शांति चाहिए रे, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। अंदरूनी शांति कैसे आएगी, तो स्पिरिचुअलिटी में आएगी। किसमें आएगी? आध्यात्म। साधु सन्यासी बन जाना, आध्यात्मिक में चले जाना, क्या कहलाएगा? असाइटिज्म कहलाएगा। तो जब भी लगे ये जिंदगी मोह माया है, छोड़ छाड़ के झोला उठा के निकल जाना, असाइटिज्म है। क्या है? असाइटिज्म। जब तक मोह माया से प्यार है, क्या तुमको मोह है कि माया है? जब तक मोह माया अच्छी लगती है तब तक इस दुनिया में रहने का है, उसके बाद झोला उठा के चल जाना है।
उसके बाद त्याग करके झोला उठा के चले जाना, मजा आएगा अलग सा ही। मैं भी जाऊंगा, अभी नहीं, अगर जिंदा रहा तो 65 साल के बाद जाऊंगा, अभी नहीं। हाँ चलो, हाँ तुमको बुला लूंगा, वहां रहूंगा तब। पहले मैं जाके सेटल तो हो जाऊंगा ही। अरे मुझे लिए तो साथी चाहिए होंगे ना वहाँ भाई। हाँ गुरु चेला बन के रहेंगे उधर ही। चलो। अरे शांति तो छोड़ के जाएंगे, मन की शांति रखेंगे सिर्फ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माया को भी छोड़ेंगे। लो बताओ, क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन? अनवांटेड इंपल्स को अपोजिट से रिप्लेस कर रहा है। कौन बताएगा? मैं पूछेगा वही बताएगा है। तुम। हाँ तुम बताओ, बाकी लोग बीच में ना बोल। बताओ बेटा, तू तो कान बंद कर ले बेटा। ओए गधा, छी 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 छी। हाँ सोचो 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 सोचो, वहां क्या रहा है देखो। जैसा है उसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं? तो क्या कहलाएगा? अरे बेटा, जैसा है उसका अपोजिट दिखना क्या होता है? अरे रिएक्शन फॉर्मेशन है ना। क्या है? बैठ जाओ। क्या है? जैसा एक्चुअल है उसको अपोजिट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हुआ? रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ। गलत करोगे क्या करोगे भाई? अब होगा, चुप हो जाओ। डिस्प्लेसमेंट याद है? अब एक बार एक एक डिफेंस मैकेनिज्म में 50 बार बोल दिया, फिर भी तुम्हारी खोपड़ी में चीज नहीं घुस रही है, तो वो विधि नहीं अपनाई क्या तुमने? मैंने बताई ना तुमको एक मेथड। नहीं बताई? नहीं बताइएगा? क्या है वो? हाँ, आधा बाल्टी पानी लें, जिसमें 2 बड़े चम्मच सर्फ एक्सेल के डालें, 3 बूंद हार्पिक की डालें, और बड़ा सीनियर कोई पास में रहे। आज करना है, तुम्हारे दिमाग में जा नहीं रही ना चीजें, गंदगी जम गई ऊपर। चलो शांत हो जाओ। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या है भाई? चीजें गंदगी नाम से दिख रहा है कन्वर्जन, तो किसको कन्वर्जन होगा यहाँ? जब भी टेंशन वाली सिचुएशन आएगी, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स किस में बदल जाएंगे? फिजिकल सिम्टम्स में बदल जाएंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? बदलना। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या? बदल रहे हो, है? क्रिश्चियन से हिंदू बन गए, हिंदू से क्रिश्चियन बन गए, या फिर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करो। ये सब कन्वर्जन का मतलब क्या? बदलना। तो यहाँ बदलेगा क्या? फिजिकल सिम्टम में बदल जाएंगे। कौन से सिम्टम? साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो दिमाग का जो टेंशन है वो फिजिकल सिम्टम के थ्रू आएगा बाहर। तो ट्रांसफॉर्मिंग इमोशनल डिस्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम्स, दिमाग की कीड़े को किस में बदल दिया है? फिजिकल सिम्टम। एग्जांपल, ए पर्सन हु एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी मे डेवलप हेडेक, स्टमक एक, अदर अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल एलिमेंट। यहाँ देखो, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, देखा होगा आपने, मम्मा स्कूल नहीं जाना, बहुत पेट दुख रहा है। छोटा ही बार बार वॉशरूम जाएगा, पेट दुख रहा है, पोटी आई जाएगा भाई साहब, बार बार। छोटे बच्चे जब पहली बार स्कूल शुरू करते हैं उनकी, तो जब वो 4-5 साल का होगा, जब स्कूल शुरू करते हैं, तो उनका रोज का यही होता है, क्योंकि स्कूल में टेंशन है। घर पे मस्त खेलता पूरे दिन, डोरेमोन देखेगा, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, हाँ? तो क्या स्कूल में टेंशन है? तो ये टेंशन वाले सिम्टम किस में बदलेगा? पेट दर्द में बदल जाएगा, और मामा पेट दुख रहा है। तो ये सारा बड़े का भी होता है। टेंशन में जब होते हैं एग्जाम टाइम पे, स्पेशली हेडेक होने लगता है, ओह वो सर दुख रहा है यार, सर भारी भारी लग रहा है, बहुत दुख रहा है, ये क्या है? टेंशन की वजह से है। वैसे ही जब तुम्हारी जो अनमेरिड है लड़कियां, जॉब लगेगी, तो शादी होगी, घर वाले शादी करेंगे, अभी से कहते होंगे फोन पे, ये लास्ट चांस है, सिलेक्शन करके आ जाओ, फिर शादी करेंगे तुम्हारी, है? रिश्ते वाले आए हुए हैं आज भी, वो कह रहे थे शर्मा अंकल, उन्होंने देख रखा है एक लड़का। तो फिर जाओगी, अरे ससुराल जाओगी, ससुराल जाओगी तो क्या होगा? अभी तो मामा के घर में, अभी तो यहाँ पढ़ रहे हो, चलो, बाकी तो अपने पेरेंट्स के घर में मजे करते हैं सब, क्योंकि बच्चों के लिए, और स्पेशली लड़कियों के लिए, मम्मी का घर ही ताजमहल से कम नहीं है वो, है? मम्मी पापा का घर ही उनके लिए स्वर्ग जैसा है। तो वहाँ वो अपनी मर्जी से कर सकती है। मामा लौकी कौन खाएगा, ऐसा वाली बात है, वो लौकी कौन खाता? मामा भिंडी खाऊंगी, हाँ, है ना? तो फिर अब शादी हो गई भाई साहब, नौकरी लगी और शादी हो गई, तो ससुराल गई, ससुराल। अब जब ससुराल जाओगे तो वहाँ सुबह 5 बजे उठोगे, सबसे पहले उठोगे, चाय वाय बनाओगे, नहा धो के नाश्ता वास्ता बनाओगे, रोज का झंझट। उसके बावजूद सासू बाहर से आवाज देगी, बहू ये ये सब्जी ऐसे बनाते हैं क्या, है? आलू कच्चे पड़े हैं, आलू, है? नमक इतना डाला, मारना चाहती हो ना? पहले से बीपी है, मैं पहले से बीपी हो रखा है, और तेल देख, पूरी सब्जी तैर रही है, आलू तैर रहे हैं उसमें। तो भाई साहब, फिर रोटी पराठा खाते खाते देखिए बीच में से कितना कच्चा पड़ा है? और किनारे से जला हुआ। फिर माँ ने नहीं सिखाया कुछ घर पे? बोला भाई साहब, ये सारा बहू नई नई है, जवाब नहीं दे पाएगी ना, नई नई है, बाद में तो जवाब देगी।
अभी नई नई है, इंप्रेशन बनाने की कोशिश में है और घर वालों ने समझाया बोलना मत कुछ दिन तक, कुछ दिन कुछ नहीं बोलेगी तू है, ठीक है। तो फिर जो तो सास बोलती गई वो सब उसके इस मटके में भरता गया भरता गया भरता गया और भयंकर भर गया। तो वो एक दिन फिर से किचन में खाना बना रही थी, तो सासू बाहर से ताने दे रही थी, ताने आ रहे थे खिड़की से यूं भर भर भर। फिर वो मटका फूटा, क्योंकि भर चुका है, अब मटका फूटा, वो गिरी धड़ाम से किचन में चक्कर आके। पहले तो धड़ाम की आवाज आई तो साथ में बर्तन भी गिरा, बोन बोला तोड़ दे सारे, दहेज में लाई थी ना दो साथ में, वैसा। वो थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं आया तो सास उठ के आगे देखा, वो फंसी पड़ी उधर। अच्छा, ओ आवाज लगाई, और रामोटे कहाँ गया, गिर गई बहू, देखा इधर आ, इधर आओ डॉक्टर को बुलाओ, देखो देखो क्या हुआ। अब देखो देखो क्या हुआ, इतना होता ही बहू के तो वो घड़ा खाली हो चुका है, टेंशन रिलैक्स, टेंशन गई दूर हो गई है, क्यों? क्योंकि जो ये घड़ा था टेंशन वाला, वो अब किसमें आया, फिजिकल सिम्टम में बदल चुका है। अब फिजिकल सिम्टम में बदल गया मतलब टेंशन रिलीज हो गई है। अब दो फायदे हो गए इसके, एक प्राइमरी गेन होता है, दूसरा सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन यही है कि एंजाइटी खत्म, टेंशन खत्म, क्योंकि मटका फूट चुका है, क्योंकि फिजिकल सिम्टम में बदल गए। और दूसरा गेन कि बहू की तबीयत सही नहीं है, बहू 4-5 दिन तो रेस्ट कर ले, मैं बना लूंगी खाना वाना, तो बहू आ गए मजे, सिंपैथी भी। और पहला गेन था एंजाइटी रिलीव, दूसरा सिंपैथी एंड रेस्ट फ्रॉम वर्क, सिंपैथी एंड रेस्ट फ्रॉम वर्क। तो ये होता है कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन? कि टेंशन का घड़ा जब भरेगा वो फूटेगा, और फूटेगा तो फिजिकल सिम्टम में बदलेगा, वही है ये कन्वर्जन डिसऑर्डर। चलो, करना नहीं, ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली फीमेल का ही है, तो जानबूझ के नहीं करना है, ये अनकॉन्शियसली होता है। तो मत गिर जाना, कोई नहीं उठाएगा, लोग ऊपर से चले जाएंगे। क्या ड्रामे कर रहा है, पड़ा रहने दे। फिर आता है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये कैंसर हो सकता है, पिंपल हो गया, पिंपल, एक फुंसी हो गई यहाँ, पिंपल हो, कैंसर हो रहा है, ये लग रहा है, टीबी। जांच करवाएगा, जांच है पूरी, एक्सरे सिटी स्कैन सब नॉर्मल आएगा, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, इसने ढंग से नहीं देखा है, तो उसके पास चला जाएगा, फिर देखेगा, फिर जांचें, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी बहुत ज्यादा चिंतित होना अपने हेल्थ को लेके क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है। डॉक्टर से डॉक्टर बदलता है, डॉक्टर से डॉक्टर बदलता है, इसलिए इसको डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। जैसे लड़कियां, तुम लोग शॉपिंग करने जाती हो, लड़के तो एक ही दुकान से ले लेते हैं, लड़कियां क्या करती है, भैया वो चीज दिखाना, कौन सी वाली, भैया वो चीज जो आधी ब्लैक हो, नीचे ब्लू हो, और घुटने पे पिंक पिंक डॉट हो, अरे भाई ऐसी चीज कहाँ से लाए, हाँ घुटने पे पिंक डॉट, ओ भैया तुम्हारे पास ये नहीं है, दूसरे पे जाएगी, फिर वहां भी, फिर ऐसे तीसरे पे, तो दुकान से दुकान बदलेगी। वैसे ही यहाँ पेशेंट डॉक्टर से डॉक्टर बदलेगा, डॉक्टर से डॉक्टर बदलेगा। तो लिखो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, एक्सेसिव कंसर्न, लड़कियों को बात बुरी लगी, लग रहा है सारे एग्जाम्पल लड़कियों पे आ रहे हैं। excessive concerned about own physical health and and frequently changing डॉक्टर्स। वो डॉक्टर शॉपिंग वॉपिंग सब डिटेल अपन न्यूरोसिस में पढ़ेंगे, वहां लिखाऊंगा सारा। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? ए माइनर कफ, ए माइनर कफ perceived as tuberculosis, lung cancer। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, having minor cough perceived as having टीबी और लंग कैंसर, कुछ भी हो गया, हल्की खांसी, टीबी है भाई, टीबी। लगता है ऐसा? तुमको नहीं लगता? ठीक है, काय चिंतित हो बेटा, नाखून खा रही है, नेल कटर रखा है इधर को, मजाक है, नेल कटर नहीं है यहाँ। टेंशन में लग रही बेटा, नाखून काट रही है, क्या हुआ, कोई समस्या है, सब ठीक है? तो नाखून तो टेंशन में खाते हैं, हम्म? या फिर निकम्मेपन में खाते हैं। तो कन्वर्जन एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस याद रखना है दोनों। कन्वर्जन का मतलब होता है जब भी इंसान टेंशन में होता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम को फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर देता है। वही दूसरा हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, यहाँ बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होना, ओवर कॉन्शियसनेस अबाउट हेल्थ है, ओवर कॉन्शियसनेस अबाउट हेल्थ, और एक्सैगरेटेड कंसर्न अबाउट हेल्थ है, एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट हेल्थ, इन विच ए माइनर एलिमेंट और ए माइनर सिम्टम पेशेंट उसको बहुत बड़ी डिजीज को परसीव करता है।
फ्रिक्वेंटली डॉक्टर चेंज करेगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, फिर भी बार बार डॉक्टर बदलेगा और मानेगा ही नहीं कि कोई बीमारी नहीं है। यही है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हो गया, चले आगे। अरे हो गया। डिसोसिएशन, डिसोसिएट हो जाना। देखो भाई साहब कि स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल एग्जांपल मेमोरी आइडेंटिटी और ग्रुप ऑफ मेंटल फंक्शन फ्रॉम द रिमेनिंग मेंटल फंक्शन, इट इज सीन इन डिसऑर्डर लाइक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, वेयर इज एग्जांपल द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गेट स्प्लिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंटल फंक्शन। एग्जांपल तुम्हारे सामने दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? डिसोसिएटिव फ्यू, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव फ्यू, बिकमिंग सेपरेटेड और रिमूव्ड। सुनो पहले सिर्फ। From your experience when dealing with someone stressful, example you might mentally and emotionally disengage yourself from situation। सीधी सी बात सुनो, डिसोसिएशन का मतलब होता है सेपरेट कर देना, पर्सनैलिटी का एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर देना। क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल है इसका मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, कि यहाँ एक पर्सनैलिटी जब टेंशन वाली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती, तुरंत दूसरी आती है, हाँ मंजूरी का है, मंजूरी का बन जाती थी। या फिर वो अपरिचित में क्या नाम था, अम्बी तम्बी कुछ, अम्बी अम्बी तम्बी क्या था, अम्बी, हाँ अम्बी था वो। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स हैं, बहुत सारी मूवीज है। नागिन सीरियल हो गया, जानी दुश्मन मूवी हो गई, और भी बहुत सारी है। इस नाम वाली मूवी में नहीं था ऐसा, वो तो भूत थे। तो जब एक पर्सनैलिटी का पार्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, तुरंत इंसान का वो पार्ट सेपरेट करके दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। वही डिसोसिएटिव फ्लू में भी क्या था, डिसोसिएटिव फ्लू लिखाया हुआ है तुमको। जब भी टेंशन वाली सिचुएशन आए, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी और कंप्लीट आइडेंटिटी को भूल के नई जगह भाग गया, नई जगह भाग गया और आइडेंटिटी बदल के रहा। जब दिमाग शांत हुआ, टेंशन अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, तब जाके वापस पुरानी आइडेंटिटी में आया। यही है स्प्लिटिंग, यानी कि टेंशन वाली सिचुएशन से स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना। अब टीप लो, टीप लो मतलब लिख लो रे। कर ले भाई, क्या हुआ? कौन सा टेस्ट, किसके लिखा? बेल्जियम टेस्ट देख के बताना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं। मैंने कब बताया बेल्जियम? बेंडर जेस्टोल टेस्ट बताया। बेंडर जेस्टोल टेस्ट होता है, कॉग्निटिव वाले के लिए होता है, वो तो कॉग्निशन के लिए। कहाँ बताया मैंने ऐसा? बेल्जियम टेस्ट मैंने नहीं लिखा है कहीं भी। कहाँ है बेल्जियम? मिनी कॉग है, बेल्जियम नहीं लिखा है मैंने। ना 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 ना, ये कुछ नहीं है, ये वर्ड था ही नहीं, तुमने गलत ही लिख लिया बेल्जियम। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था। हम्म, क्या लगता है भाई? दूर दूर तक बैठे हुए हैं लड़के। हाँ बेटा, डिसऑर्डर होता है ना, उसमें बैठ जा, अगर आप ट्यूशन में आगे बैठ जा, अरे बैठ जा। इकोप्लेक्सिया, इको ले लिया इसको। इकोप्लेक्सिया एक्चुअल में दोनों दोनों डिसऑर्डर है, एक्चुअल में टिक डिसऑर्डर है। कैसा? इको ले लिया, अभी वोकल टिक है, इको ले लिया वोकल टिक। इकोप्लेक्सिया मोटार टिक, थॉट का डिसऑर्डर नहीं है ना ये, एक्टिविटी की डिसऑर्डर है ना। इकोप्रेक्सिया किसका डिसऑर्डर है? एक्टिविटी का है। इको ले लिया, स्पीच का डिसऑर्डर है। किसका है? स्पीच का। और जब थॉट एबनॉर्मल होगी तो स्पीच, तो थॉट और स्पीच के साइमल्टेनियसली चलते हैं डिसऑर्डर। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ चलते हैं, क्योंकि जैसा दिमाग में थॉट आएगा, हमारा स्पीच कैसा होगा? सेम वैसा होगा। तो थॉट एंड स्पीच फॉलोड बाय एक्टिविटी एक साथ आएगा। इकोप्रेक्सिया आगे टिक पढ़ाऊंगा, उसमें एग्जांपल में आएगा। सिंपल टिक, कॉम्प्लेक्स टिक, मोटा टिक, वोकल टिक, सब पढ़ाऊंगा। डिसोसिएशन का मतलब है पर्सनैलिटी का एक पार्ट से या मेमोरी का एक पार्ट से रेस्ट ऑफ पार्ट से सेपरेट हो जाना। जैसे पर्सनैलिटी में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। यहाँ जब एक पर्सनैलिटी टेंशन को हैंडल नहीं कर पाती, तो दूसरी वाली पर्सनैलिटी तुरंत आ जाती है और जो पहली वाली कमजोर पर्सनैलिटी है वो शांत हो जाती है। नागिन सीरियल आता है, उसमें देखा होगा कि जब वो एक सीधी सादी बहू बहुत टॉर्चर सहन नहीं कर पाती, तो तुरंत नागिन बन जाती है, तुरंत नागिन बन जाती है और फिर सबको बहुत डराती है, डेंजरस वाला रूप धारण कर लेती है। वैसे ही अपरिचित मूवी में भी यही था, वो छोटा चुंडी बनाया हुआ घूमता है, सीधा सा आदमी, डरा डरा सा रहता है, और जब कुछ गलत हो रहा होता है तो वो पर्सनैलिटी हैंडल नहीं कर पाती, फिर वो खतरनाक वाली पर्सनैलिटी आ जाती है उसमें। तो ये क्या है? जब भी टेंशन वाली सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, तो जो कमजोर पार्ट है उससे अलग कर दो और अलग पार्ट को एक्टिवेट कर दिया। ये क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग कहलाता है, सॉरी डिसोसिएशन कहलाएगा। हो गया लिखे? अब बताओ, बताओ स्प्लिटिंग कहलाता है, सॉरी बताओ। सिर्फ शब्द घुमाए हुए हैं, बाकी पढ़ा हुआ है तुम्हारे। सिर्फ शब्दों का मोह माया जाल है, दिमाग लगाओ। क्या हुआ भैया? क्या?
हैं? लॉक कर देंगे? किसको? कैसे? कैसे कैसे? हम्म। अरे यहाँ क्या हो रहा है, टेंशन वाली सिचुएशन में क्या लगाया जा रहा है? क्लिनिकल वे में सोच रहा है, प्रैक्टिकल वे में सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? दिमाग। तो दिमाग का जहां इस्तेमाल होगा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाएगा। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन में एक मीनिंग ये भी लिख सकते हो, थिंकिंग अबाउट स्ट्रेसफुल थिंग इन क्लिनिकल वे। इन क्लिनिकल वे। क्लिनिकल वे का मतलब एग्जांपल बताया था ना तो मैंने, इंटेलेक्चुअलाइजेशन के, एक डॉक्टर है उसको कैंसर डायग्नोस हो गया, तो अब वो क्या कर रहा है, ये कैंसर हो गया, ये हो गया, रोने नहीं बैठ रहा, वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली सोच रहा है कि बेस्ट डॉक्टर कौन है, बेस्ट ऑपरेशन क्या है, बेस्ट ड्रग क्या हो सकती है, बेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल वे में सोचना इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाएगा। होगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। होगा? सब्लिमेशन। हाँ, लिखना है, लो जी, लिखो। ये चारों ऑप्शन वाले आंसर आ रहे हैं तुमको? ये क्या है? अरे रेशनलाइजेशन है, मुझे दिख रहा है, मीनिंग क्या है? लॉजिकल रीजन देना, एक्सक्यूज देना, सोशली एक्सेप्टेबल रीजन देना रेशनलाइजेशन है। दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों पे ब्लेम कर रहा है, और सोशली एक्सेप्टेबल वे में अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, थॉट और इमोशन को कन्वर्ट कर रहा है। चलो, अब लिख लिया भाई। हम्म, अब देखो सब्लिमेशन का है, एक्सप्रेसिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स इन ए सोशली एक्सेप्टेबल वेज। सब्लिमेशन कैन बी इफेक्टिव वे टू मैनेज एग्रेसिव और सेक्सुअल इंपल्स। इसके अलावा एग्जांपल देखो, व्हेन समवन फीलिंग एंग्री माइट वेंट थ्रू विग्रस एक्सरसाइज और यूजिंग ए पंचिंग बैग। कोई भयंकर गुस्सा करता है, दूसरों को मारपीट कर देता है गुस्से में, तो क्या कर सकता है, किधर निकालेगा गुस्सा? बॉक्सर बन सकता है, पंचिंग बैग पे कर सकता है, बहुत भयंकर एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग सेक्सुअल एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर। तो आपका आंसर क्या होगा? सब्लिमेशन। एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर कैसे बताया था ना, कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सेक्सुअल फैंटेसीज है, बताया ना, मूर्तियां बना दी बहुत सारी। तो अब एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको आप एक्सेप्टेबल में कैसे बदलोगे? मूर्तियां बनाएंगे। क्या करेगा? कोई मूर्तियां बनाएगा, न्यूड तस्वीरें बनाएगा, और कोई ऐसी स्टोरियां लिखेगा, वो सब सोशली एक्सेप्टेबल वे में कन्वर्ट हो गया है। उसकी जो सोच थी, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल थी, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप सुष्मिता सेन लिख लो, कहानी आपको याद आ जाएगी है, याद आ जाएगी कहानी। सुष्मिता सेन क्या है वो तुम जानते हो, यानी कि सुष्मिता सेन अनमेरिड है, बट उसको बच्चे चाहिए, मामा मामा कहने वाले। तो अनमेरिड के बच्चे होना इंडियन सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। तो मामा मामा कैसे कहा है, तो कैसे कहेंगे? गोद लेंगे बच्चे, क्या करेंगे? गोद ले लिए, अडॉप्ट कर लिए। अब वो मामा मामा भी कर रहे हैं और सोसाइटी वाले भी बोल रहे हैं कि अनाथ बच्चों को गोद लिया, बहुत अच्छे से केयर कर रही है। ये सोशली एक्सेप्टेबल वे हो गया। किसी के मन में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फैंटेसीज है सेक्सुअल बिहेवियर को लेके, तो वो सोसाइटी में किसी को बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या फिर शेयर नहीं कर सकता। तो वो वैसी मूवियां बना सकता है, वैसे ही उस पर स्टोरियां लिख सकता है, और ऐसे उदाहरण बहुत सारे आज तक की हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल है ऑलरेडी। ये एग्जाम्पल तुम ही याद रखना, राहुल वाला, क्योंकि वो कहानी तुम्हें ही पता है, हमको पता नहीं। वर्बल डायरिया को थोड़ा कंट्रोल करो बे। वर्बल डायरिया को बोलते हैं हम लोगोरिया। क्या बोलेंगे? लोगोरिया। क्या होगा? लोगोरिया। लोगोरिया में डायरिया किधर से होता है? हाँ बेटा, सब्लिमेशन और कन्वर्जन। अरे बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कन्वर्जन में जब भी टेंशन हुई यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम है। आपको अगर टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, तो आप बहुत परेशान रहते हैं, घबराहट रहती है, डर लगता है। तब वो सिम्टम साइकोलॉजिकल किस में बदलेंगे? कन्वर्जन में फिजिकल सिम्टम में बदल जाएंगे। सब्लिमेशन में क्या बदल रहा है? सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजें, इमोशन हो गए, थॉट हो गए, बिहेवियर हो गए, एक्शन हो गए, उसको किस में बदल रहा है? सोशली एक्सेप्टेबल वे में बदल रहा है, जो सोसाइटी में स्वीकार है। कन्वर्जन में तो बहू तुम्हारी शादी हुई और सास के ताने सुन सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो फिर तुम अचानक से एकदम गिरोगी, एक दिन चक्कर आके। तो चक्कर आके गिरोगी तो क्या होगा? टेंशन हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो सास जो रोज ताने देती है, वो भी आके पूछेगी, देखो देखो बहू को क्या हो गया, बहू बीमार है, बहू तू आराम कर ले। तो यही तो चाहिए था इतने दिन से। बहू तो सिर्फ, सास तो सिर्फ ताने दे रही थी, पूछ ही नहीं रही थी कभी कि बहू तू कैसी है, सिर्फ ताने ही ताने थे। तो ताने भर गए इधर, तो ताने रिलीज हो गए, और अब वही सास बहू के प्रति सिंपैथी दिखा रही है कि बेटा तू आराम कर ले, 5 दिन आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है।
वहीं दूसरा आपका सब्लिमेशन, जिसका एग्जांपल सुष्मिता सेन से याद रखो। सुष्मिता सेन, फर्क पता चल जाएगा एग्जांपल से। सुष्मिता सेन अनमेरिड है, उसको शादी नहीं करनी है, शादी पसंद नहीं है पर बच्चे पसंद है। तो अनमेरिड बच्चे नहीं हो सकते ना भाई, कुंवारी के बच्चे इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, विदेशों में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, लोग क्या कहेंगे। तो फिर उसने क्या किए, अपने जो विचार थे उसको सोशली एक्सेप्टेबल में बदलिए। कैसे? बच्चे गोद ले लिए भाई, अडॉप्ट कर लिए बच्चे, तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है अब। ठीक है, हो गया, चले आगे। तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है अब। ठीक है, हो गया, चले आगे। अवॉइडेंस, नाम से दिख रहा अवॉइडेंस, क्या है? अवॉइड करेगा, अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। जिस चीज से तकलीफ हुई है उस चीज को अवॉइड कर देना है। क्या करना है? अवॉइड। Avoidance is the refusal to think about or deal with the people, place or situation that cause anxiety or guilt. और ये मेनली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। ये वही कहानी है इसकी कि रामलाल बाबू मैं अकेला अकेली हूँ, वो पहुंच गया था घर। अब वो रामलाल अवॉइडेंस क्या, जिक्र भी नहीं करना चाहता। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, अवॉइड करेंगे उस गलियों को भी कि वहां कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना भयंकर धोया था वो हादसा, बहुत दर्दनाक था। वो हादसा बहुत दर्दनाक था जो रामलाल को धोया था, वो उसको अभी भी सपने आते हैं, रात में डर के बैठ जाता, मत मारो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा इधर। इसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं कि जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके यादें आना, वापस फ्लैशबैक आना। जो पीटा था उसको गधे पे बैठा दिया था, अब वो रात को जब सोता है तो उसको सपने आता है कि पीट रहे हैं, गधे पे घुमा रहे हैं, तो रामलाल नींद से जगता है, डर जाता है, मत मारो मुझे, मत मारो। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये आगे पढ़ाऊंगा न्यूरोसिस में। तो सिंपली इतना याद रखना है कि जो चीजें तकलीफ देती है उसको इंसान अवॉइड करता है, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेगा, बात करना भी पसंद नहीं करेगा, और कोई जगह है तो वहां जाना भी पसंद नहीं करेगा, उसको अवॉइड ही करेगा। एग्जाम्पल, a teenager get stuck in an elevator, they may later avoid elevator to reduce anxiety associated with experience. यहाँ क्या है कि एक टीनेजर लड़की है, वो लिफ्ट में फंस गई। कभी लिफ्ट में फंस गई थी, लिफ्ट बंद हो गई थी, लाइटें चली गई थी और अंधेरा एकदम, आधा घंटे तक फंसी रही, गर्मी से तर बतर, खूब चिल्लाई रोई। उसके बाद किसी ने आके लिफ्ट लाइट चालू करके उसको लिफ्ट से निकाला। अब वो हमेशा लिफ्ट को अवॉइड करती है। क्या करती है? लिफ्ट अवॉइड करेगी, लिफ्ट में नहीं जाएगी, कभी भी लिफ्ट से दूर रहेगी, सीढ़ियां चढ़ जाएगी 5-6 मंजिल पर, लिफ्ट में नहीं बैठेगी। तो क्या है ये, क्या मतलब है? अरे सिक्के खनक रहे हैं क्या? हाँ? या कुछ और था? क्या तुम आज पहन का हो? मजाक है रे, मजाक है, मजाक, माइंड नहीं करने का। अरे मजाक था। अवॉइडेंस का मतलब है जो सिचुएशन बहुत तकलीफदायी होती है, स्ट्रेसफुल होती है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग होती है, उस सिचुएशन को इंसान अवॉइड करेगा, वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, आज से ही नहीं रखेंगे। हाँ बेटा, किसमें? रिप्रेशन। रिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। रिप्रेशन तो तकलीफ देने वाली चीज है, ऑटोमेटिक हम भूल जाते हैं। नहीं, ये भी अनकॉन्शियसली हो रहा है, अवॉइड कर रहे हैं ना, भूल थोड़ी रहे, वहां जाएंगे नहीं। उस, जैसे एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है, देखो कि लिफ्ट में फंस गई हो कभी तुम, भयंकर डरी, आधा घंटे तक रोई चिल्लाई, दरवाजा ठोका, किसी ने खोला नहीं, पसीने पसीने हो गई, बहुत डरी, अंदर रोई जोर जोर से। अब आगे कभी भी उस लिफ्ट के पास नहीं जाओगी, लिफ्ट को अवॉइड करोगी। तो यही अवॉइडेंस है। रिप्रेशन का मतलब है तकलीफ देने वाली चीज अपना माइंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भुला देता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भुला देता है। यहाँ भूला नहीं है, याद है, बट अवॉइड करेगा, अवॉइड अवॉइड अवॉइड, अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस माइंड में रहती हुई चीज हमेशा कि भाई साहब लिफ्ट बहुत डेंजरस चीज है, दूर रहो उससे, बस गए थे। ये है अवॉइडेंस। नाम से दिखा रहे, अवॉइड करना का मतलब है, अवॉइड करने का मतलब क्या है? देखना भी नहीं उसकी तरफ, देखेंगे भी नहीं। अवॉइड, अवॉइड कर रहा है आजकल, क्या चक्कर है? लगता है किसी और गली जाने लगा है। हुँ? हाँ, हो गया? अरे हो गया, चलो। ह्यूमर, ही हा हा हा, ह्यूमर आ गया। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब है सिचुएशन के फनी एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, कॉमेडी जोक हंस के टाल देंगे, माहौल को हल्का कैसे करेंगे, टेंशन वाले को हंस के टालेंगे, हंस के। तो यूं ही हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते वाली बात है। यूजिंग कॉमेडी टू डील विद अनप्लेजेंट फीलिंग और सिचुएशन और फोकसिंग ऑन द फनी एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन टू अवॉइड स्ट्रेस। टेंशन से बचने के लिए फनी एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। एग्जांपल, someone who recently lost their job may crack joke about their unemployment to cope with their feeling of embarrassment or failure. नौकरी चली गई है किसी की अभी अभी, तो फिर वो अब क्या जोक किसमें सुनाता है? सारे बेरोजगारी पे जोक सुना रहा है और हंस रहा, हा हा हा। यानी कि क्या है, दुख रहा क्या है? नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गया, पर क्या कर रहा है, दिखा क्या रहा है लोगों को? मन को हल्का कर रहा है और दूसरों को भी बता रहा है कि हल्के में ही है मामला सारा। टेंशन को शो नहीं करके माहौल को हल्का कर रहा है, बेरोजगारी पे जोक सुना सुना के, बेरोजगारी पे जोक सुना रहा है। तो ये ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब यही है कि माहौल को जोक सुना रहा है और माहौल को, अरे हो गया,
चलो, कॉमेडी हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते वाली बात है। यूजिंग कॉमेडी टू डील विद अनप्लेजेंट फीलिंग और सिचुएशन और फोकसिंग ऑन द फनी एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू अवॉइड स्ट्रेस। टेंशन से बचने के लिए फनी एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। एग्जांपल, someone who recently lost their job may crack joke about their unemployment to cope with their feeling of embarrassment or failure। नौकरी चली गई है किसी की अभी अभी, तो फिर वो अब क्या जोक किस पे सुनाता है, सारे बेरोजगारी पे जोक सुना रहा है और हंस रहा, हा हा हा। यानी कि क्या है, दुखड़ा क्या है, नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गया, पर क्या कर रहा है, दिखा क्या रहा है लोगों को, मन को हल्का कर रहा है और दूसरों को भी बता रहा है कि हल्के में ही है मामला सारा। टेंशन को शो नहीं करके माहौल को हल्का कर रहा है, बेरोजगारी पे जोक सुना सुना के, बेरोजगारी पे जोक सुना रहा है। तो ये ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब यही है कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करोगे और किसी भी सिचुएशन के फनी एस्पेक्ट पे फोकस करोगे। आप कॉमेडी कर सकते हो, जोक कर सकते हो, और उस टेंशन वाले माहौल को हल्का करना। एग्जाम्पल बताया था, 3 दोस्त बाइक से गिरे थे, उछल के गिरे, हड्डी टूट गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फिर भी उसके बाद पड़े पड़े कर रहे हैं, क्या उछले थे भाई, यूं गिरी बाइक, क्या उछली थी भाई तूने क्या उड़ाया था, हा हा, ओ दर्द हो रहा है। तो ये ह्यूमर है। जैसे प्रैक्टिकल देने गए हो, कभी वाइवा देने, एग्जाम देने गए हो वाइवा, टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फिर भयंकर इंसल्ट करी, तुमको कुछ नहीं आया था, तुमको आंसर नहीं आया, उसने भयंकर इंसल्ट करी तुम्हारी, डांटा भयंकर, क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे खराब करती है, या दिन भर घूमती थी तू हॉस्टल में, पढ़ती बिल्कुल नहीं थी, फोन पे बातें करती पूरे दिन, बिल्कुल नहीं पढ़ेगी, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रही, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, तो बेकार है, ये है वो। और ऐसा सुनाया, वहां मुंह ऐसा सा बना लिया, फिर दरवाजा खोल के बाहर आए और बाहर आके कैसे ये ऐसा किया होगा बहुत सारे लोगों ने, ये हकीकत है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये ह्यूमर का एग्जाम्पल है कि वो इंसल्ट, वो टेंशन, वो एंजाइटी को हल्का कैसे करे रे, कैसे करे, चोट मार गया तो साली ने बहुत इंसल्ट करी रे यार, है तो बोलती गई और मैं तो बस सुनती गई और फिर हंस रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमर का है। ठीक है भाई, हाँ जी, कुदेरा बोल रहा, कौन बोल रहा, हाँ, रिएक्शन फॉर्मेशन में, तो रिएक्शन फॉर्मेशन कर देंगे, कैसी हो दीदी, यहाँ हंसना जरूरी थोड़ी, यहाँ तो हंसेंगे, यहाँ कॉमेडी करेंगे, जोक मारेंगे, माहौल हल्का कैसे होगा, कैसी हो दीदी से माहौल हल्का नहीं हो रहा है, वो तो तुम दिखावा कर रही हो, है हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग है, कैसी हो दीदी, आज बाल बहुत चमक रहे हैं, क्या हेड एंड शोल्डर लगाया क्या, जी कितने गंदे बाल है। ठीक है भाई, ह्यूमर हो गया, ह्यूमर हो गया, ह्यूमर, चले आगे, नहीं हुआ, हंसी मजाक में टेंशन को कम करना ह्यूमर है, सिंपल सी बात। ह्यूमर का मतलब सारे समझते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि सिचुएशन को हल्का बनाने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल करना, जोक मारना, हंसना, ये क्या है, ह्यूमर। कपिल शर्मा का शो, ही हा हा, सिद्धू कैसे हंसता है उसमें, इतना तीखा, ऐसे तो अर्चना हंसती है, ही तुम ऐसे। हाँ, वो वाली हंसी, रावण वाली। हो गया अब, सप्रेस, एकमात्र डिफेंस मैकेनिज्म, द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय कॉन्शियस माइंड। बातें ना करो रे शत्रुघ्न को, द ओनली डिफेंस मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय कॉन्शियस माइंड, विच इज यूज्ड बाय कॉन्शियस माइंड, इसका मतलब क्या है, जानबूझ के इस्तेमाल किया जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हम जानबूझ के इस्तेमाल करेंगे, और जानबूझ के तभी होगा जब कुछ समय के लिए होगा, जानबूझ के उसकी वैलिडिटी कम होगी। जैसे दो फ्रेंड है, आपस में लड़ ली एग्जाम से पहले, बेस्ट फ्रेंड, रूममेट, एग्जाम देने जा रहे, रास्ते में झगड़ा कर लिया ऑटो में, भयंकर लड़ी, तेरी शक्ल नहीं देखो तो ऐसी, तो गंदी इतनी निकलेगी ऐसे, मैंने सोचा नहीं था, हाँ भाई साहब भयंकर लड़ी, तो अब लड़ी है तो दिमाग तो खराब होगा ही, एग्जाम से पहले लड़ाई हो गई, तो अब वो एग्जाम के 2 घंटे में उस लड़ाई को याद नहीं करेंगे, कॉन्शियसली फॉरगेट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्शियसली फॉरगेट, जाने दे रहे, अभी नहीं सोचना, 2 घंटे बाद देखूंगी एग्जाम के बाद, वही है ये सप्रेशन, बाहर देख लूंगी, वो नहीं है ये लड़कों का काम है। कॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल और डिस्टर्बिंग इमोशंस। एग्जाम्पल आपके सामने है कि टू वॉस्ट बेस्ट फ्रेंड, एग्जाम्पल लिखे क्या, लिखे रे, लिख ही देते, टू बेस्ट फ्रेंड having fight or argument just before the exam, but they don't want to remember, arguments during exam time। यानी कि कॉन्शियसली फॉरगेट, ब्रैकेट में लिख लो, कॉन्शियसली फॉरगॉट आर्ग्यूमेंट, जानबूझ के भूले हैं, जानबूझ के एग्जाम टाइम तक भूलने का है कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, उसे तो मैं बताती हूँ, एग्जाम के बाद बात करूंगी तेरे से, सब सुनाऊंगी, तूने मेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया,
हम्म? ये क्या था बे, कांटा लगा। हम्म, क्या था बे, डरा दिया। क्या था ये, क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया है। अच्छा वहाँ क्या लिखा है, ओके। हाँ वही क्या लिखा है। अरे मैं समझ गया क्या लिखा है, अब बताओ सुनो। सिंपल सी चीज है, टू बेस्ट फ्रेंड हैविंग फाइट और आर्ग्यूमेंट जस्ट बिफोर द एग्जाम, बट दे डोंट वांट टू डिस्कस और रिमेंबर आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। यानी कि कॉन्शियसली फॉरगेट द आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड ऑफ टाइम। किन 2 घंटे कम से कम वो जो बहस हुई थी, वो लड़ाई हुई थी, उसको सोच के दिमाग खराब नहीं करना है, एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम पे फोकस करना है। तो एग्जाम पे फोकस करो तुम लोग। तो याद रखना एकमात्र डिफेंस मैकेनिज्म जो कॉन्शियसली फॉरगेट करेगा। इसमें और रिप्रेशन में क्या फर्क है पता है तुमको, एक ही वर्ड का फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ इसके आगे अगर मैं अन लगा दूं तो ये सप्रेशन की जगह रिप्रेशन हो जाएगा। अन लगते ही अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, तो ये रिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्रेशन। अन हटा दिया तो कॉन्शियसली फॉरगेटिंग है, और ये कॉन्शियसली फॉरगेटिंग सप्रेशन कहलाता है। ठीक बात, तो सही हो, लिख लिया, अगर लिखा। नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। नाम से दिख रहा है किसका आइसोलेशन हो रहा है, अफेक्ट का। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। जैसे पेशेंट को आइसोलेट करते हैं मतलब अलग करते हो ना। बाकी पेशेंटों से टीबी पल्मोनरी टीबी वाले ओपन ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को क्या करते हैं, बाकी पेशेंटों से आइसोलेट करते हैं, यानी अलग करते हैं। तो यहाँ अलग किसको कर रहे हैं, अफेक्ट को कर रहे हैं। और अफेक्ट का मतलब होता है फीलिंग्स, इमोशंस। तो किसी भी तकलीफ देने वाली से जुड़ी हुई चीजों से इमोशन को सेपरेट कर देना। क्या कर देना, इमोशन को सेपरेट कर देना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, विदाउट शोइंग एनी इमोशन वुमन टेल्स हर फैमिली मेंबर दैट शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद एडवांस स्टेज ऑफ कार्सिनोमा। अब हुआ क्या कि किसी का भी कैंसर डायग्नोस होना बहुत तकलीफदायी होता है, दुखदायी तकलीफदायी कि मर जाएंगे अब। तो एक लेडी है, वो बता रही है अपने घर वालों को बिना इमोशन दिखाए, रो नहीं रही, मुझे कैंसर हो गया, ऐसा नहीं, इमोशन कुछ नहीं। मुझे आज हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने बोला है कैंसर है। कोई इमोशन नहीं है, ना रोने के है, ना दुख के है, ना हंसने के है। यानी कि इमोशन को सेपरेट करके रियलिटी को बता रही है। वैसे ही मैंने बताया था कि किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, और अब उसको वुमेन सेफ्टी पे भाषण देना है। किस पे देना है, वुमेन सेफ्टी पे। तो अब भाई वो बचपन में जो असॉल्ट हुआ था उससे जुड़े हुए ट्रॉमेटिक इवेंट्स को शांत करके स्टेज पे जाके रोएगी थोड़ी कोई कि मेरे साथ बुरा हुआ था बचपन में और फिर रोएगी, ऐसा नहीं। वो इमोशन नहीं दिखाते हुए पूरा वुमेन सेफ्टी पे बताएगी कि वुमेन सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे सतर्क रहें, सावधान रहें, वो सारी चीजें बताएगी, बट इमोशन शो नहीं करेगी। यही है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट, कि सेपरेशन ऑफ इमोशन फ्रॉम ट्रॉमेटिक इवेंट्स। सेपरेशन ऑफ इमोशन और फीलिंग एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट्स। अगर किसी को, एक वुमेन को सडनली कैंसर डायग्नोस हुआ, तो कैंसर एक ट्रॉमेटिक डायग्नोस होना, एक ऑटोमेटिक एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। और इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ इमोशन और फीलिंग कैसी आएगी, रोने वाली, उदास, डिप्रेशन। तो वो फीलिंग को ना दिखाते हुए वो अपने घर वालों को बता रही कि आज डॉक्टर ने बताया था कि मुझे कैंसर है, कोई इमोशन नहीं। तो ये वाला है कि इमोशन को सेपरेट करके चीजें बताना, आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट कहलाएगा। तो कंट्रोल करो इमोशन पे और चीजें बताओ, यही है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। जैसे कई बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं होता तो पहले आके मिलते हैं ऑफिस में, और आते रुकना शुरू रो रहे लगातार रोए जा रहे हैं। आके सर ऐसे टिश्यू देते हैं, लो। क्या करते हैं, ऐसे टिश्यू लेते हैं, लो बेटा लो। फिर वो उसे पहुंचती है, पहुंच के रखा, फिर थोड़ी देर, फिर वो मेरे नहीं भाई, क्या करूं मैं, फिर एक टिश्यू दिया यूं मिलते से। तो क्या है, अब वो रोई जा रही चीज तो बता नहीं रही कि हुआ क्या है। तो कई लोग बताते हैं वो दुखड़ा अंदर ही रखते हैं, ऐसे रोना रो के रखते हैं, यहाँ तक रोना आया हुआ होता है, यहाँ तक वो रो के रहते हैं, इमोशन को सेपरेट करके कंट्रोल करके रखते हैं। फिर बताते हैं सर एग्जाम तो टफ था पर अब क्या करूं, मेरा हुआ नहीं, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, तो भी मैं कोशिश करूंगी सर, हार नहीं मानूंगी, मैं कर लूंगी। कंट्रोल करके रखेगी इमोशन को, इमोशन को कंट्रोल करके रखेगी। वही है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट, की इमोशन शो नहीं करना है और चीजें बतानी है। जो रो के बता रही थी वो तो इमोशन ही बता रही है, बात तो बता ही नहीं रही है। उसकी बातें तो सारी उसका इमोशन बता रहे हैं कि मामला गंभीर है? हो गया। सिंबलाइजेशन, सिंबलाइजेशन का मतलब है एज ए सिंबल यूज करना। सिंबल क्या होता है, प्रतीक। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, उसके जैसा, उसके लिए, उसकी याद में, वो क्या है, सिंबल है। तो सिंबलाइजेशन का मतलब यही है कि कोई और नहीं तो उसका जैसा कोई और। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हुई और उसके बच्चे भी हुए अब, और हस्बैंड फॉरेन में जॉब करता है, विदेश में, 2 ढाई साल में आएगा अभी शादी करके, और 1 साल बाद ही चला गया, बच्चा हुआ उसके बाद चला गया विदेश, और 2 ढाई साल में आएगा। अब 2.5 साल तक वो अपने टोना बाबू को मिस तो करेगी ना। तो मिस करेगी तो क्या करेगी, अब मिस करेगी तो उसका बेटा, अरे गधा उल्टा बोल दोगे कुछ, मेरे को बताने दो।
तुम तुम्हारा दिमाग मत चलाओ इसमें, द रिमाइंड। क्या होगा? तो अगर मिस करेगी तो, अब हस्बैंड पास में है नहीं, बेटा है, तो बेटा है हस्बैंड का ही है, तो हस्बैंड के जैसा ही दिखता है। तो जब वो हस्बैंड को मिस करेगी तो बेटे को हक कर सकती है, किस कर सकती है, गले लग सकती है। तो बेटे को एज ए सिंबल इस्तेमाल करना। जैसे लड़कियां क्या करती है, एज ए सिंबल इस्तेमाल करती है, तो ना बाबू पास नहीं होता ना, तो एक वो रुई का कुत्ता वो रुई का होता है ना, वो जिसको प्यार से टेडी बोलते हैं, वो बड़ा सा ऐसे, भाई साहब घर में बेड में नहीं मिल रहे इंसानों को सोने के, और आधे आधे बेड पे कुत्ता सो रहा है, वो भी रुई का है, आधे बेड में वो रुई का कुत्ता पड़ा हुआ है। और भाई साहब उसको हटा दो तो ड्रामे कैसे हटा दिया मामा? भाई अगर उसको तुमने यूं नीचे फेंक दिया ना, उसको उठा के लगी, वो लगी, अरे लगी थोड़ी यार, नहीं लगी है, वही है, वही है सिंबलाइजेशन। ये याद रख लेना, जिसके पास वो रुई का वो पांडा है, इसका मतलब है वो है जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है? चलो, तो ये सिंबलाइजेशन है, यूजिंग एन आइडिया और ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अनदर एक्चुअल इवेंट्स और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, a woman missing her husband find comfort in hugging her son who look like her father। किस किस के रूम में वो रुई वाला पांडा है? यहाँ हॉस्टल में तो जगह नहीं है, क्योंकि बेड 3-3 मंजिल के, आगे पांडे को सुला दिया तो खुद कहाँ सोएगी? है ना? रूम लेके रहती है या अपने घर में पांडाज है, यहाँ हॉस्टल में तो जगह नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ, रोके नहीं जा रही है हंसी? है भाई? प्रतीकात्मक तौर पे किसी और का इस्तेमाल करना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन की जगह, वो क्या कहलाएगा? सिंबलाइजेशन, एज ए सिंबल इस्तेमाल करना। कौन खाता मामा भिंडी खाऊं, रिलीज हो गए वो। एफिलिएशन क्या है? करते हो तुम्हारे तो कोई, ये क्या था यार? हाँ कोई नहीं, जय बोलो, क्या पता ऊपर। नेक्स्ट देखें, एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या है? अरे रुक जाओ बेटा, शुतुरमुर्ग रुक जाओ। नेक्स्ट इज एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है सीकिंग कंफर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर व्हेन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और चैलेंजिंग सिचुएशन। किसी और किससे जुड़ा हुआ महसूस करना, किसी और से हेल्प लेना जब भी तकलीफ। एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा कि ये पर्सन हु इज गोइंग थ्रू अ टफ, through a difficult breakup may spend more time with friends or family member to cope with their feeling of sadness and loneliness। भाई साहब देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, पता लगाना है कि इसका मामला कहीं सेट है या नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, मतलब कहीं ना कहीं चक्कर है। तो क्या करेगा, जिसका भी कहीं है कुछ, वो बात तो करेगा, है तो बात करेगा, अगर साथ नहीं रह रहे हैं तो फोन पे करेगा। तो क्या होगा, खाना खा के सीधा अपने रूम में चले जाना, खाना खा के घर वालों से दूर बाहर चले जाना, टहल के आता हूँ मम्मी, और बाहर जाके फोन, छत पे चले जाना, घंटों फोन पे लगे रहना, और फिर रात को रजाई ओढ़ के सर्दियों के अंदर वो क्या कर, है? ताकि कोई सुन ना ले, है होले होले बोल, कोई सुन ना ले। तो वो वाली बात। तो ये सारा क्या तरीका है? ऐसा जब तक कोई है तब करता है। अब हो गया ब्रेकअप, अब उसने हेलो हेलो कहीं और शुरू कर दिया है, वो पड़ गया या पड़ गई अकेली। अब क्या करना है, अकेले में इंसान को जरूरत है, मैन इज ए सोशल एनिमल, अकेला नहीं रह सकता। दर्द गम में जब भी हो कोई सहारा चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। पहले फैमिली के लिए टाइम नहीं था, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं था, कहीं अगर दोस्तों के सामने घूमने गया या गई है तो भी पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हैं। अब वही लोग फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि वो टाइम मिल गया और अकेलापन खा रहा है, तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो बस दूसरों से एफिलिएट हो गए हैं, किससे हुए हैं? दूसरों से। तो यहाँ देखो, जब भी तकलीफ वाली सिचुएशन है, दूसरों की मदद लेना, दूसरों से जुड़ना। एग्जाम्पल आपके सामने है कि ब्रेकअप हो गया, अकेला हो गया या अकेली हो गई, तो अब वो दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है और अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये बात, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये बात हजारों साल पहले अरिस्टो ने जान लिया था कि ये इंसान सामाजिक जानवर है, ये अकेला नहीं रह सकता है, इसको कोई ना कोई जरूरत चाहिए जिंदगी में। दोस्त चाहिए, भाई चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, फैमिली चाहिए, सोसाइटी चाहिए, तो ना बाबू भी चाहिए। हाँ कोई नहीं हो तो टेडी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो एफिलिएशन होके रहना पड़ता है, और एफिलिएशन बहुत जरूरी है। एकांत बहुत खतरनाक चीज है, अकेलापन अच्छी चीज नहीं है। इसी की वजह से लोग उदास, हताश, निराश होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर सो करके साइड में हो जाते हैं। क्या हो जाता है? साइड में। हाँ मुझे बहुत ज्यादा पता है बेटा, बड़ा क्या पता है? एक स्टूडेंट कह रही है सर आपको बड़ा पता है। अरे बड़ा नहीं, सब कुछ पता है मुझे। हाँ, आखिर हम प्रिंसिपल है। हम्म, हम्म, हो गया। अरे हो गया। पड़ोसी की तरफ भी देख लो बेटा।
नहीं हो गया। एम इनहिबिशन क्या है? एम इनहिबिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ देयर ओरिजिनल गोल। अब ये क्या मामला है कि एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी बिकमिंग ए हाई स्कूल बास्केटबॉल कोच रादर देन ए प्रोफेशनल एथलीट। यहाँ एम इनहिबिशन का मतलब समझ रहे हो आप? चक दे इंडिया मूवी देखी थी आपने? उसमें क्या हुआ था कि शाहरुख खान खेलते खेलते हॉकी पदक नहीं जिता पाया, मेडल नहीं जिता पाया इंडिया को, तो क्या किया बाद में? कैसे? जो एम खुद का था वो पूरा नहीं कर पाया, तो अब वो उसको पूरा कराने का जरिया बनाया। क्या बनाया? जरिया खुद बनवा रहा है, वो कोच बन गया। क्या बन गया था वो? कोच बन के टीम को जिताया। वैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल देखो कि एन एग्जाम्पल दैट बिकमिंग ए हाई स्कूल बास्केटबॉल कोच रादर देन ए प्रोफेशनल एथलीट। खुद का जो मकसद था उसको छोड़ दिया। इसका बड़ा एग्जाम्पल विकास दिव्य कीर्ति, जानते हो? एक्चुअल में वो उसने वो तो सिलेक्ट हो गए, आईपीएस आईएएस बन गए थे। आईएएस बन गए, फिर उनको लगा, उन्होंने अपने एम को इनहिबिट किया, रोका कि क्या इज्जत होगी मैं अकेला अगर ऐसा रहा, तो जहां जाऊंगा वहां लोग सैल्यूट कर देंगे, जिस जगह पे ड्यूटी रहूंगा तो सैल्यूट कर देंगे, बस इतनी सी इज्जत रहेगी। तो उसने उस अपने एम को रोका और किया क्या? कोचिंग खोल ली। अब हजारों की संख्या में आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। अब सोचो इज्जत कितनी हो गई है। इज्जत कहाँ कहाँ हो गई? इज्जत फैल गई पूरी इंडिया में, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ कहाँ होंगे, जहां जहां भी विकास दिव्य कीर्ति जाएगा वहां वहां स्टूडेंट मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि अपने ओरिजिनल एम को इनहिबिट करके रोक के उससे हटके उससे रिलेटेड ही कुछ और कर देना, वो एम इनहिबिशन कहलाता है। कि एक्सेप्टिंग ए मॉडिफाइड फॉर्म है, ओरिजिनल गोल का मकसद तो एक ही है, क्योंकि पहले भी वो क्या था, खुद क्या थे? खुद क्या थे? आईएएस थे। अभी भी गोल तो वही है कि दूसरों को आईएएस बनाना है। खुद भी आईएएस थे, गोल आईएएस बनना ही था, आईएएस बन गए। अब दूसरों को भी आईएएस बना रहे हैं, बस तरीका बदल दिया है। क्या कर दिया है? तरीका। पहले खुद थे, अभी दूसरों को बना रहे हैं। और मैं तो बना हुआ हूँ, मैं तो ड्यूल रोल में हूँ, नौकरी भी है और अरे छोकरी, उसको छोकरी नहीं बोलते, वाइफ बोलते हैं। अगर ऐसे गलती से भी बोल दिया ना छोकरी, तो भाई साहब कहेगी छोकरी चाहिए तुम्हें है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, छोकरी नहीं बोलना है। हाँ जी, वो चलता है। आंटी बोल सकते हो, ऐसे कोई नहीं, अगर छोटे हो तो। यहाँ तुम्हारा डर्टी माइंड दिख रहा है। चलो ठीक है, हो गया एमिनिशन। समझ में आया? एमिनिशन का मतलब है गोल वही है, उसका मॉडिफाइड कर दिया गया है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने इतने सारे बता दिए, चक दे मूवी में शाहरुख खान, विकास दुबे कीर्ति है, कैसे भी। अपने अकी सर को ही देख लो, अकी सर जॉब पहले खुद चाहते थे कि मैं जॉब कर लूं और नौकरी लगे मजे कर लूंगा, फिर उनको लगा नौकरी तो क्या ही करना है, नौकरी में एक ही नर्सिंग ऑफिसर है, तो बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर बनाए, तो गोल हो गया मॉडिफाइड कर दिया गया। गोल हो गया क्या? मॉडिफाइड। तो एम इनहिबिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम इनहिबिशन कहलाएगा। अरे रुक जाओ, वो नहीं सुन रहे अभी तुमको। हाँ, अब देखो ये कि डिफेंस मैकेनिज्म का गलत इस्तेमाल, एक्सेसिव यूज, मिस यूज करने से कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो ये देखो और लिखो कि सिजोफ्रेनिया में या फिर ये डिजीज होने के बाद कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा यूज हो रहा है, या डिजीज होने से पहले कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सेसिवली यूज किया जिसके कारण ये मेंटल डिस्टर्बेंस आया। तो सिजोफ्रेनिया में डिनाइल, प्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन है। डिनाइल, प्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन में तीनों में रियलिटी नहीं है, एक्चुअल रियलिटी से हटके है। डिनाइल में रियलिटी मान ही नहीं रहे, प्रोजेक्शन में भी रियलिटी स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरे थोप रहे, और रिएक्शन फॉर्मेशन में कि एक्चुअल इमोशन जैसे खुद के है उससे हटके दूसरे इमोशन दिखा रहे हैं, उसके अपोजिट। तो रियलिटी से कनेक्शन कट। और सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, सच्चाई से कनेक्शन कट हो जाता है सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर, इमोशन सब देखने को मिलेगा। वहीं डिप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा? इंट्रोजेक्शन। तो इंट्रोजेक्शन में डिप्रेशन का होगा कि कंप्लीटली किसी और के आइडियाज को अंदर अपने अंदर डाल लिया, किसी और के आइडियाज फिलॉसफी अपना ली। इसका मतलब है सेल्फ कहां गया, खुद कहां गया। अरे खुद का कुछ नहीं है, जब खुद का कुछ नहीं है तो सेल्फ क्या हो जाएगा? वर्थलेस हो जाएगा। क्या होगा? वर्थलेसनेस। अरे भाई जब तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है तो तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है ना। तो जब कुछ नहीं है वो वर्थलेस हो, कोई वैल्यू नहीं है, तो डिप्रेशन हो सकता है। वहीं मेनिया, मेनिया डिप्रेशन का होता हो सकता है रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है, कि डिप्रेशन वाला पेशेंट मैनिक एपिसोड में जा सकता है। डिप्रेशन वाला पेशेंट ट्रीटमेंट दिया, कोई सीवियरली डिप्रेस्ड है, ट्रीटमेंट दिया और न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल बढ़े और वो डिप्रेशन वाला एपिसोड किस में बदल गया? मेनिया में बदल गया, तो ऐसा हो सकता है। वहीं ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड थॉट्स एंड कंपल्सन का मतलब होता है रिपीटेड एक्टिविटी और एक्शन। तो इंसान के दिमाग में लगातार थॉट्स आएंगे और उस थॉट के कारण उसको एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, जिसके कारण वो रिपीटेड एक्टिविटी करेगा। ये है ओसीडी। इसमें मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म क्वेश्चन कई बार आता है, वो कौन सा है?
अनडूइंग, वो डू अनडू करता रहता है। पूरे डिसऑर्डर में यही होता है, डू अनडू का मतलब क्या है? इधर हाथ लगाया, विचार आया, हाथ गंदे, हाथ धोए, हाथ धोता रहा, धुल गए, लगता है धुल गए, नल बन गया, फिर से हाथ लगाया, वो नल के हाथ लगाया, फिर हाथ गंदे हो गए, तो बस धोते तो धोती जाओ, चलता रहेगा, सीरीज खत्म ही नहीं होगी, जहां भी टच करे थॉट आएगी, नल बंद किया, वहां पर विचार आ गया, फिर सांप टिश्यू पेपर लाएगा, पैर से बंद करेगा, कैसे भी करके अलग स्टाइल से बंद करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा डिस्प्लेस करता है कि माइंड की थॉट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि दूसरे तरीके से निकाल रहा है, दूसरे तरीके से धो रहा है। एंजाइटी तो थॉट है, एक्चुअल में थॉट आई पर उसको थॉट को रिलीव कैसे कर रहा है? हाथ धो के कर रहा है, तो डिस्प्लेस हो रही है। एक्चुअल तो थॉट है पर वो एक्टिविटी में बदल के डिस्प्लेस हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल है रिएक्शन, फॉर्मेशन एंड आइसोलेशन। वही फोबिया, फोबिया में भी मोस्ट कॉमनली कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा। एल्कोहलिज्म सब्सटेंस एब्यूज में डिसऑर्डर में आता है। एल्कोहलिज्म वाला भी डिनाइल करेगा, नहीं नहीं मैं कहाँ पीता हूँ, तो थोड़ा मारू का थोड़ा मार रहा है, लीवर फेल होने वाला है, पेट मटका बन गया, एसाइटिस हो गया, फिर भी कोई कहेगा दारू पत्ती है यार, मर जाओगे लीवर, नहीं नहीं मैं कहाँ पीता हूँ, कभी कभी पार्टी में पीता हूँ। डिनाइल, नहीं नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, रैशनल भी देता है कि पीता हूँ गम भुलाने के लिए, थकान, रोज की थकान, ऑफिस की टेंशन है, और सारी किचकिच को शांत करने के लिए, दिमाग को सुलाने के लिए पीते हैं। दिमाग भी लगा के बताएगा। और फैंटेसी सबसे बड़ी चीज, पीता क्यों इंसान? अलग दुनिया दिखती है वे, रंगीन दुनिया अलग है, पी के हवा में नाली में पी के थोड़ी टल्ली नाली में पड़ा है, गंदी नाली में, उसके बावजूद फीलिंग कैसी आएगी? हाँ स्विमिंग पूल है, क्या पूल है, मजा आ गया क्या? तो ये फैंटेसी के लिए पीता है, क्या किसके लिए पिएगा? फैंटेसी के लिए पिएगा। तो याद रखने हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म इन डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर, डिफेंस मैकेनिज्म इन डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ आपका डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट पूरा हुआ। अब साइको एनालिसिस में अगला जो पार्ट लिख लिया था बेटा, अगला जो पार्ट आएगा वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये सब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं बेटा? अगर चुप रहो, साइको एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? साइको एनालिसिस में तुमको बताई थी ना 5 चीजें हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चरल थ्योरी, एक टोपोग्राफिकल थ्योरी है, फिर डिफेंस मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ ड्रीम, ये सब देखेंगे। तो अब आएगा साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये भी साइको एनालिसिस का पार्ट है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने दी। किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने दी। तो यहाँ सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट बताया है सिगमंड फ्रूड ने। सेक्सुअलिटी और प्लेजर कैसे कैसे डेवलप होती है और किन किन चीजों से अलग अलग एज ग्रुप में ट्रांसफर होती है वो बताया है। और अगर इन स्टेज में अगर सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ, या फिर इन स्टेज से रिग्रेशन हुआ, या इन स्टेज पे फिक्स हो गए, आगे डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 5 स्टेजेस है। ओरल एनल फेलिक लेटेंसी और जेनाइटल, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी और जेनाइटल फेज होगी। चलो क्या खनका रहे हो? क्या है, कोई खुशखबरी आएगी? अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा, है अभी बहुत टाइम है भाई। क्या तुम लोग इंतजार कर रहे हो क्या खुशखबरी का अभी से? समझ से क्या सोच बड़ी रखोगे? क्या समोसा मांग रहे हो? 8 से पापा बन रहे 8 साल बाद उसमें भी। हुँ? समोसा नहीं वे, बड़ी पार्टी मांगो। हुँ? हाँ मालिक वाली डिमांड रखो। कैसी डिमांड रखोगे? हाँ बोल देना आरसी सर को मालिक वाली पार्टी चाहिए, दे देंगे। ठीक है चलो, हो गया लिखे। अब देखिए ओरल स्टेज क्या है। अरे कोई नहीं, घबरा क्यों रही हो, स्टेज आएगी, ये ले, लिख ले। तो रिएक्शन तो ऐसा था। नहीं लिखा झूठ बोली देगा। नहीं नहीं डांट लगा यार, नहीं लिखा तो लिख सकते हो, क्यों डांटूंगा मैं भाई? जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकता है, डांटेगा नहीं। मैं नहीं डांटेगा। हो गया, हो गया, टोला पैक कर लो। उठा भी लिया देखा। अभी ओरल स्टेज, इसको याद, स्टेज की सीक्वेंस याद करने के लिए आपको याद रखना है ओए। क्या याद रखोगे? ओए प्लीज। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ओरल फेज में क्या होगा कि ये ओरल स्टेज इन्फेंसी में देखने को मिलेगी। इन्फेंसी का मतलब समझ रहे हो? यानी कि बर्थ से लेकर 1.5 साल तक देखने को मिलती है ये, बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक, यानी कि 18 मंथ तक ये स्टेज रहेगी। यहाँ बच्चे का मेन ऑर्गन है प्लेजर का, खुशी का, वो कौन सा है?
एवरीथिंग इन द माउथ। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न और इन्फेंट, हर चीज, खिलौना है तो मुंह में, अंगूठा है तो मुंह में, कुछ भी चीज उसके हाथ में दोगे वो सीधा मुंह में ही खाएगा। तो ये क्या है? प्लेजर ऑर्गन इज ओरल। और हर चीज मुंह में लेने से ही उसको सेटिस्फेक्शन है। भूख लगेगी, मदर का निपल सक करने में ही उसको प्लेजर मिलेगा। बोतल फीड है तो बोतल का निपल पिलाने से ही उसको सेटिस्फेक्शन फील होगा। इसमें भी दो फेजेज होती है, एक होती है इरोटिक फेज, एक होती है सैडिस्टिक फेज। इरोटिक का मतलब होता है प्लेजर वाली, इरोटिक का मतलब एक्साइटमेंट और प्लेजर वाली है। और वो प्लेजर कैसे मिलेगा, एक्साइटेड कैसे रहेगा? बाय सकिंग निपल, बाय सकिंग द ब्रेस्ट ऑफ मदर, वो है सबसे बड़ी फेज। सैडिस्टिक का मतलब, सैडिस्ट कौन हो रहा है? सैडिस्टिक का मतलब होता है जो दूसरों को तकलीफ देके खुद खुश हो। प्लेजर मिले किससे? कि दूसरों को तकलीफ देके खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना। इसमें बच्चे का क्या होगा रोल भाई? इसमें बच्चा क्या करेगा? ब्रश को सक करते करते काटेगा, बीच में दांतों से काटता है? कटिंग और बाइटिंग ऑन मदर्स ब्रेस्ट, ये क्या कहलाता है? ये सैडिस्टिक फेज कहलाती है, ओरल सैडिस्टिक फेज। अगर इस स्टेज में बच्चे का सही से स्टिमुलेशन नहीं हुआ हो, प्रॉपर केयर नहीं हुई हो, तो बड़ा होकर क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? हाँ, सब्सटेंस अब्यूज, टोबैको चुइंग, स्मोकिंग, यानी कि जो नशा मुंह से करा जाता है वो नशे का आदी हो सकता है। क्योंकि उस समय उसको बचपन में जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिली, प्रॉपर केयर नहीं हुआ, प्रॉपर वीनिंग नहीं हुई। 2 महीने दूध पिला के अचानक से छुड़ा दिया, उसके बाद चम्मच से ठूस ठूस के पिलाया है, बोतल पकड़ा दी मुंह में भर के, पी नहीं पा रहा बच्चा। तो ये धीरे धीरे क्यों होगा ऐसा? क्योंकि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट बर्थ से लेके एडल्टहुड तक लगातार चलेगा। लगातार जैसे जैसे माइंड डेवलप होगा उसी की साइकोलॉजी भी साथ साथ डेवलप होगी, तो ऐसा होगा। फिर दूसरी स्टेज आती है एनल स्टेज। यहाँ क्या मामला भाई? तो वहां प्लेजर का ऑर्गन ओरल था, यहाँ प्लेजर का ऑर्गन एनल रीजन है। यहाँ बच्चा, ये स्टेज 1.5 साल से 3 साल के लिए होगी, 1.5 ईयर से लेके 3 ईयर तक रहेगी। तो यहाँ मेन मसला क्या है, काम क्या है मेन इस स्टेज में? टास्क क्या है बड़ा? टॉयलेट ट्रेनिंग। क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। यहाँ बच्चे को टॉयलेट में ले जाके हैं? हैं? ऐसा सिखाने का है। अगर ढंग से नहीं हुई तो क्या होगा? ढंग से नहीं हुई और इस स्टेज में ढंग से केयर नहीं हुआ, बच्चा डायपर पहनाया हुआ, सर्दियों में डायपर सुसु पुपू से भीगा हुआ, यहाँ यहाँ पूरी रात रोता रहता था, किसी ने केयर नहीं करी है, पोतड़ी बदले नहीं किसी ने। पोतड़ी होता है, समझते हो पता नहीं तुम लोग? कपड़े का डायपर, देसी कपड़ा, पुराना कपड़ा फाड़ा और बांध दिया। हाँ, डायपर कहाँ से लाएगा बच्चा? दिन में 10 बार सुसु करता है यार, रोज 200 रुपए का डायपर चाहिए। तो पुराने जमाने में कपड़े का बनाया जाता था, वो कपड़ा वाला। तो अगर वो बच्चा गीला ही पड़ा है, पूरी रात ठंड में रोया, मम्मी तो साइड में पड़ी रीले देख रही है? और बच्चा उधर सुसु किया हुआ लेटा है, रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो साइकोलॉजी डेवलप, जब बच्चा बड़ा होगा बहुत भयंकर साफ सफाई रखेगा, दिन भर हाथ धोता जाएगा, जो बचपन में नहीं धोया था अब वो दिन भर धो रहा है, दिन भर हाथ धोएगा, बहुत साफ सफाई रखेगा, बहुत हाइजीनिक रहेगा। तो ये क्या है कि कौन सी स्टेज में फिक्सेशन के कारण ओसीडी होता है? तो एनल स्टेज में होता है, याद रखना है। थर्ड स्टेज आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होगा भाई? तो फैलिक स्टेज में दो कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे। एक होता है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये ऑडिपल रेक्स नाम का एक राजकुमार हुआ करता था, ऑडिपल रेक्स। उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया और अपनी मम्मी से शादी कर ली। उसके नाम पे पड़ा है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ मेल चाइल्ड फादर से नफरत करता है और मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होता है, मम्मी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। इसका उल्टा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है जो फीमेल्स में है। फीमेल चाइल्ड मम्मी को अलग करेगी, मम्मी के पास कम रहना पसंद करेगी एज कंपेयर टू फादर, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये दो बड़े टास्क होते हैं, कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और फैलिक कॉम्प्लेक्स डेवलप इन विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी? तो याद रखना है आपको फैलिक। फिर आती है लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होगा? ये ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दोनों रिजोल्व हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्टेज में ऑडिपल्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जो अभी अट्रैक्शन था अपोजिट जेंडर के लिए वो अब ठीक हो गया है, वो कौन सी स्टेज में होगा? लेटेंसी में होगा। वही लास्ट स्टेज जेनाइटल फेज है। ये जेनाइटल फेज एडल्टहुड वाली फेज है। इस फेज में अपोजिट जेंडर के साथ मिलना जुलना, पीयर ग्रुप बनना, अपोजिट जेंडर जीएफ बीएफ बनाना, छोड़ना बाबू बनाने वाली स्टेज आ गई है, बड़ा हो गया है मामला। तो ये स्टेजेस है, कल लिखाएंगे। अब मैं डिफेंस मैकेनिज्म पूछूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। तुम बताओ। लो, जैसे क्या आएगा? अब तुम्हें से जैक्सन बता। हाँ, कैसी होती